नमस्कार मित्रों। आज फिर स्मृतियों का बड़ा गट्ठर झटके से खुल गया और उसमें संजोए अप्रतिम पल इधर उधर बिखरने, हवा में घुलने और औरा के समान मुझे चारों तरफ से घेरने लगे हैं। किलकारी कानों में गूंजी, फिर खनकती चपल हंसी। अरे, ये छोटी बच्ची तो मैं हूँ। अपने पिता, जिन्हें हम सब बाबा बुलाते हैं, के संग अटखेली करती हुई और खूब खूब हंसते हुए। बाबा, मेरे सुरक्षा चक्र, मेरे हीरो। मजाल किसी की कि मुझे मारे, तंग करे और बाबा से उसकी पिटाई ना हो। जरा सा बुरा हो मेरे साथ, माँ दीदी भी भैया का पक्ष ले ले, फिर क्या पूरे दिन मुंह सुजाए शाम का इंतजार करती कि कब बाबा दरवाजा खटखटाए और कब मैं भैया की शिकायत की पोटली खोल धार धार बहा दूं पीड़ा। यही होता भी। जाने कहां से आंखों में गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी एक साथ उतर आती और फिर भैया की खासी धुलाई हो जाती और मेरे नन्हे से कलेजे को ठंडक पड़ जाती। अक्सर इसी कारण दीदी मुझे जोधिन कहती और मुझे भी लगता कि मेरी दुनिया में बाबा ही हैं जो मेरे हैं। यह हुई छुटपन के मुस्कुराते पलों में से कुछ पलों की बातें। यह राशि ठाठ बढ़ती उम्र के साथ खत्म होता गया, मगर बाबा के भीतर मेरे लिए नेह का अजस्र सोता बहता ही रहा, तब भी जब वे उस स्नेह को शब्द नहीं दे पाते थे। चंचल पलों में से उमग आया वह पल भी जब ऑफिस जाने के लिए तैयार बाबा मुझे घूस दिए बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते और मैं छुटकी सी बड़े कमरे की चौकी पर चढ़ उन्हें दबोचती, उनकी मूछें खींचती और फिर कहती 10 पैसा, और नन्ही हथेली झट आगे। दुर्योगवश यदि उनके पास खुले पैसे नहीं होते तो उनकी शामत आ जाती। समझाते, मनाते, अरे छोड़ ना, शाम को दे देंगे, मगर ना जी ना, ऐसे कैसे छोड़ दे। पूरे बचपन को अगर जिया तो बाबा के साथ और डांट सुनी तो सिर्फ दीदी की, जिन्हें मुझ में लड़की के गुण दिखाई ही नहीं देते, खासकर तब जब छोटे भैया से लड़ती और उनसे ना जीत पाने की हालत में उन्हें बाबा से पिटवाती। अलग बात है कि मेरी शादी के बाद वही दीदी माँ बन गई मेरे लिए। काश अपनी 8-9 वर्ष की उम्र में ही रोक पाती वक्त को। बाबा भी जीते रहते मुझ में अपना बचपन और मैं भी बेफिक्री का ताज पहने शहंशाह बनी घूमती रहती। इन वर्षों में खाना बाबा के साथ उनकी थाली में, यहाँ तक कि बेल का शरबत बनाएं या फल काटें तो सामने स्कूल से मुझे बुलवा लें। जिद करना हो तो बाबा से, और गर्मी के दिनों में 7-8 वर्ष की उम्र तक तो अपने घर के निर्मल जल भरे कुएं पर नहाना भी बाबा के हाथों। दुबली पतली काया, लड़कों जैसे बाल और पोशाक भी, तो भला दिमाग कैसे लड़की जैसा होता। शेर की बेटी थी, गर्व था उन पर। यह गर्व मेरी प्राथमिक पाठशाला में भी टपकता रहता। गाहे बगाहे अगर कोई मुझे चिढ़ाता तो एक ही स्थायी धमकी होती मेरे पास, बाबा को बोल देंगे ना तो बस समझ लो। बाबा को लेकर इतनी गर्वित कि यही स्थायी धमकी घर में भी लागू करती।
भले मुझे चिढ़ाने वाला किसी उम्र का किसी रिश्ते का हो। घर में सब मुझे अल्हड़ बेअक्ल कहते, मगर मजाल जो बाबा के सामने कह दे। होली दिवाली में तो बाबा के सहकर्मियों, मातहत कर्मचारियों, मोहल्ले के मुस्लिम परिवारों का विशेष न्योता रहता। रिक्शा वाले अलादीन चाचा, रहमान चाचा से लेकर अनाज चुनने, फटकने, पीसने वाली खरोनिया बुआ दादी सब आमंत्रित होते। और माँ बाबा का 3 दिन पहले से इनके लिए तरह तरह के व्यंजन और मिठाई बनाने में साथ साथ जुटे रहना, वह भी कोयले के चूल्हे पर। इसी तरह रमजान के महीने में माँ सबको यथासंभव भेंट देती, अपने हाथों से खाना बनाकर देती, फल आदि बाबा ला देते। मुहर्रम के वे 2-3 दिन हमारा मकान ऐसा कि चारों ओर से आते ताजिए और खेल का आनंद लो, मगर हमारे लिए जगह रहे तब ना। आंगन बरामदा तो मोहल्ले के इन श्रमिक परिवारों के लिए हाजिर होता। माँ बाबा दोनों कहते, उनका उत्सव है, देखने दो। और हम बच्चे खिसियाते हुए ऊपर चाचा जी के पास चले जाते और वहीं से देखते। बाबा किसी जमाने में घर पर बांसुरी भी बजाते और गाते भी थे, मगर मेरे पास सिमटे पलों में उनके नाटक कलाकार की छवि मात्र ही जिंदा है। घर परिवार के लिए उन्होंने ना केवल अच्छे जॉब छोड़े, आरएमएस में जुड़े रहकर ना केवल 9 बार प्रमोशन छोड़े, बल्कि अपने शौक को भी धीरे धीरे तिलांजलि दे दी। उस खामोश पल की धमक बाद के दिनों में दिखी मुझे। हालांकि वे हंसकर कहते, इतना प्रमोशन छोड़े फिर भी विभाग अफसर बनाकर ही छोड़ा। सेवानिवृत्ति के समय वे एसआरओ पद पर थे। अपने सहकर्मियों, मातहतों के बीच उनका मान ऐसा था कि उनकी सेवानिवृत्ति के वर्षों बाद भी उनके नाम पर वे लोग स्टेशन पर सहयोग के लिए खड़े मिलते। उम्र का 10वां वर्ष, हाँ 10वां वर्ष ही तो था जो हमारे जीवन में अनकहा मोड़ ले आया। मेरा स्कूल बदला तो 7 थाली में खाना छूटता चला गया। माँ धीरे धीरे अपने आंचल में समेटती गई और मेरे भीतर का बच्चा मरता गया, क्योंकि बेटी बनाने की अनकही तालीम शुरू कर दी गई थी। और यह घुटन भरा एहसास है जब कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व से बेटी बनाए जाने के क्रम में 2ym दर्जे का बनाया जाता है। यह प्रशिक्षण बाबा की ओर से नहीं था और ना ही ऐसी बेतुकी कड़ाई, मगर शायद बेटों के बड़े होने और पूरे परिवार की एक सी मानसिकता के कारण वे अपने इस बेटा को 11-12 साल की उम्र के बाद बेटा बनाए ना रख सके और एक अनकही दूरी, एक झीना पर्दा हमारे खुलेपन के बीच आ गया। बाद में तो परिवार के साथ उन्होंने भी स्वीकार लिया था कि मैं पराया धन हूँ। और घर बैठे रिश्ता मिले तो क्या कहने। एक लंबा दौर खामोशी से गुजर गया। जब अपनी उलझनों में जकड़ी छटपटाती, मैं भी उन्हें अपने से दूर महसूसने लगी। वे थे कि मध्यवर्गीय सामाजिक ताने बाने की गिरफ्त में दिनों दिन कसे जाते रहे। नतीजा, जो वे थे वह ना प्रकट होता, कुछ और प्रकट होता। आज लगता है बढ़ती उम्र ने उनके भीतर के खामोशी को, उस खामोशी के झंझावात को इतना मुखर कर दिया था कि अपने आप से लड़ते हुए वे चिड़चिड़ाहट का प्रतिरूप बनते चले गए थे।
और इसके पीछे एक ही कसक थी कि इस घर परिवार ने उनकी भावना को नहीं परखा, सिर्फ झल्लाहट देखी, समर्पण नहीं देखा। एक वाक्य में कहूँ तो खुद को मिटा दिया उन्होंने हौले से, आहिस्ते आहिस्ते अपने मन और शरीर को खोखला होने दिया, किंतु उनकी प्रखर बुद्धि और सजग चेतना की मिसाल पूरे कटिहार शहर में नहीं। जिन्होंने किशोरावस्था से ही जीवन के संघर्षों को झेला, आजीवन झेलते रहे, ईमानदारी, सच्चाई और आत्मसम्मान पर कभी आंच न आने दी। बड़े बड़े सेठों के बेटे छुट्टियों में उनसे अंग्रेजी पढ़ने आते, MBA का कोर्स समझने आते, कानून संबंधी सलाह लेने आते, और 12वीं पास मेरे बाबा सबको समय और सहयोग देते। बाबा हमारी बेहतर परवरिश के लिए ओवर टाइम भी करते और सुबह बड़े बड़े व्यापारियों, सिनेमा हॉल आदि संस्थाओं के लिए टाइप भी करते, जो साधारण ना होता, पूरा वकील वाले दिमाग का होता। मंत्री को क्या लिखना है, कोर्ट को कैसा जवाब देना चाहिए आदि समस्याएं लेकर लोग आते या बाबा अपने समय अनुसार जाते। वे अपनी समस्याएं बताते जाते और बाबा निराकरण सोचते हुए टाइप करते जाते। उन दिनों कंप्यूटर का नाम ना सुना था, इसलिए बाबा के दिमाग की मिसाल नहीं दे पाते थे। किसी के द्वारा बतौर तोहफा मिली जापानी टाइप मशीन पर बाबा की उंगलियां दौड़ती नहीं, नाचती। 1 मिनट में 100 की स्पीड। कभी किसी कागज को देखकर उन्हें टाइप करते नहीं देखा। उद्योगपति, बड़े व्यापारी, सिनेमा हॉल के मालिक उन्हें साथ लेकर बाहर जाते ताकि अफसर से वे अंग्रेजी में बात कर सके। यह भी उनका रिकॉर्ड ही था कि घर से बाहर किसी भी क्षेत्र में उनकी तर्क शक्ति के समक्ष शायद ही कोई जीत पाया हो, वह भी बिना किसी पूर्व तैयारी के। उनका उत्तर तत्काल होता, ऑन स्पॉट होता और इतना सटीक होता कि कोई काट ना सकता। यही कारण था कि लोग उन्हें साथ ले जाते या उनसे लिखवा कर ले जाते। विदेशों में बसी उन उच्च वर्गीय परिवारों की वह पीढ़ी आज भी उन्हें याद करते हुए कहती है, इस लायक गुप्ता अंकल ने बनाया। अंकल के पास हमारे हर सवाल का जवाब होता था। कोई कहता, विदेश में अपने पैर फैलाने लायक बन पाया तो गुप्ता अंकल से सीखी अंग्रेजी की वजह से। बिना किताब के मैट्रिक प्रथम श्रेणी से पास करने वाले इस मेधावी किशोर रामकृष्ण को शादी के बंधन में 14 साल की गुड़िया के साथ 1957 में बांध दिया गया और धकेल दिया गया गृहस्थी की आग में, बिना किसी सहयोग के। दूसरे के साथ रहकर प्राइवेट नौकरी कर किसी तरह इंटर पास किया। जो पढ़ा वह अंतिम दिनों तक साथ रहा। हम वैसे प्रतिभाशाली नहीं। वे चाहते थे कि उन्हें पढ़ने नहीं मिला, बेटे पढ़े और सही रास्ते चले। उस परिवार में बेटी को पढ़ाने का चलन ना था। वह बेड़ी मैंने तोड़ी, मगर उसके मूल्य समय के हाथों चुकाए भी गए। याद आता है वह पल जब मैंने इंटर में डिस्टिंक्शन सहित प्रथम श्रेणी प्राप्त की। खुशी उनकी आंखों में थी, गर्व माँ के चेहरे पर। मगर संबंधियों के दबाव के कारण घर बैठे जब रिश्ते आने लगे तो उन्होंने कहा, पढ़ना है तो शादी के बाद पढ़े। और उनका यह निर्णय मुझे छिल गया। मैं और दूर हो गई उनसे। आज छलकते पल एहसास दिलाते हैं
कि शब्द उनके थे मगर निर्णय पूरे घर का था, सिवाय मेरी माँ के। मेरे विवाह में उन्होंने हैसियत से बढ़कर खर्च किया। जब गले लगी तो जबरन पाषाण दिखता वह ग्लेशियर पिघलने लगा। फूट फूट कर रोते रहे घंटों, मेरे जाने के बाद भी, सीढ़ियों पर बैठकर। फिर समाज की इस मानसिकता को स्वीकार लिया कि अब बेटी पढ़ाई है, उस पर सिर्फ और सिर्फ दामाद का हक है। उनका सहज स्वभाव, वक्त की चालबाजी से परे, उनका कर्मरत होना, उनकी प्रतिभा और प्रखर बुद्धि का प्रसाद घर की अपेक्षा बाहर के लोगों ने अधिक पाया, क्योंकि उन्होंने पहचाना था गुप्ता जी या कहें कि गुप्ता अंकल की विशिष्टता को। वे भी उन क्षणों में अपने को पा लेते रहे होंगे, तभी तो खुद को हर परिस्थिति में संभाले रखा। चटपटे भोजन के शौकीन थे, इसलिए जब अवसर मिलता रसोई में कुछ न कुछ बनाते नजर आते और चाहते कि परिवार के लोग चखें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। मेहमान नवाजी का ऐसा शौक कि दिवाली के दिन सड़क दुर्घटना में हाथ टूटने पर घर में हाय तौबा मची, मगर शाम को मिलने वालों का जो तांता लगा, बाबा ने किसी को बिना खिलाए विदा न होने दिया। मैं किशोरी थी। लोगों के सेवा सत्कार की भावना माँ बाबा में एक जैसी ही पाई। कहीं न कहीं ये सारे गुण हमारे संस्कार बन गए। ड्यूटी के दौरान ट्रेन दुर्घटना में मलबे के नीचे दबे मिले, जान बच गई। जान की हड्डी टूट गई थी और भी कुछ हुआ था। ट्रैक्शन पर रखे गए, भीतर ही भीतर रोते थे अपनी असहाय अवस्था पर, मगर प्रकट नहीं करते थे। शहर का शायद ही कोई वर्ग होगा जो उनसे मिलने न आया हो। यहाँ तक कि तत्कालीन विधायक भी हाथ जोड़े आए थे और भैया संबोधन के साथ मिले थे। यह थी मेरे पिता की असली कमाई, जो उन्हें ऊर्जा देती थी। माँ की सेवा भावना को क्या कहूँ, शब्द नहीं है। हम सब नाराज हो जाते कि लोग मरीज देखने आ रहे हैं और तुम्हें मेहमान नवाजी से फुर्सत नहीं। मगर इस बिंदु पर दोनों एक थे। कहते किस्मत वालों के घर लोग आते हैं और इनके रूप में देवता। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने टाइप का काम कम नहीं किया। घर के रहन सहन के स्तर में कमी न आए, इसका आजीवन ख्याल रखा। जब तक जीवित रहे, घर सचमुच संवरा हुआ था। बच्चे बड़े हो गए, सबकी अपनी अपनी दुनिया बसी। उन्हें बीमारियों ने घेरा। आहिस्ते से चर्चा कर देते, जोर ना देते और चाहते बच्चे उनकी बातों पर ध्यान दें। खुद कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक कि गंभीर स्थिति ना हो। नतीजा, खुद को चलाते रहने के लिए उल जलूल दवाएं खाते रहते। ऊर्जा चुकने लगी, मगर घर में बंधे रहना गवारा ना था। इसलिए उम्र के 7 दशक गुजारने के बाद भी पैदल चलते हुए एकाध जगह टाइप के लिए चले ही जाते। यह श्रम कमाई के लिए ना था, खुद को जिंदा महसूस करने के लिए था। इस बीच फिर घर पर ही हाथ टूटा, कलाई टूटी। जाहिल डॉक्टर ने सिर्फ पैसे ठगे, बाया हाथ काम का ना रहा। टाइप मशीन के साथ अटखेली बंद हो गई।
मगर सचेत दिमाग वह तो वैसे ही था, चुस्त। शरीर भीतर से खोखला हो गया, मगर उनके दिमाग की पूछ अब तक थी। लोग उनसे सलाह लेने आते, बाबा बोलते जाते, वे नोट करते जाते। जाते हुए उन लोगों की आंखों में बाबा के लिए आभार की अभिव्यक्ति दिखती, तो अब भी किसी की मदद करने के लिए सुख भाव की छटा बाबा के चेहरे पर भी। बाबा का व्यवहार ही था कि मोहल्ले के चायपान वाले से लेकर शहर के नामी गिरामी व्यक्तित्व सभी बाबा का दिल से सम्मान करते। अरे वे खिलखिलाते पल भी निकल आए गठरी से। परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी नातिन स्वीटी ने बुद्धि लगाई, साथ में हमजोली मून पोती को लिया और पूरे परिवार को जोड़कर उनके विवाह का 50वां सालगिरह मनाया। धूम ऐसी कि वर्षों तक याद रहे। तब जुटे थे हम सभी भाई बहन पूरे परिवार के साथ। माँ बाबा के लिए यह पल अनमोल रहा, जब वे अपने इतने बड़े परिवार को एक साथ देख रहे थे। फिर वह संयोग नहीं बना, कभी नहीं। वर्ष 2015 में हमने साहित्यायन ट्रस्ट की स्थापना की। माँ बाबा प्रधान संरक्षक के रूप में हमारे सरपरस्त हुए। साथी न्यासी ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी से यहीं से संबंध की नींव पड़ी, हालांकि अभी मुलाकात नहीं हुई थी। 5 वर्ष बाद 11 से 5 वर्ष बाद 2011 में मैं दिल्ली आई थी। उसके 5 वर्ष बाद 2016 में बच्चों सहित कटिहार जाना हुआ तो महसूस किया माँ बाबा सभी बच्चों के अलग थलग बस जाने से उदासीन हो चले हैं। पोते पोतियों की गूंज और मेरे बाद उनके साथ जीना उन्हें ऊर्जा देता था। हालांकि छोटे भैया नज़दीक ही रहते तो अंशु, उनका प्यारा पोता, आता जाता रहता। बाबा की जान अंशु में बसती थी। पोती आर्ची कम आ पाती। वर्ष 2017 में कटिहार के उसी स्कूल में बाल पुस्तकालय खोली जहां मैंने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया था। उद्घाटन माँ बाबा के हाथों हुआ। ट्रस्ट की ओर से उन्हें त्रिपाठी जी द्वारा सम्मानित किया गया। त्रिपाठी जी और ट्रस्ट के कार्यक्रमों के साथ यह उनका पहला जुड़ाव रहा, जो आगे दिल्ली जाकर घनिष्ठ हो गया। वक्त के हाथों माँ बाबा दोनों भीतर से कमजोर होते गए। फिर भी अपनी पसंद का कुछ बनाने खाने की ललक बाबा में बनी रही। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मौन रहना सिखा ही देते हैं। 2018 में माँ को टीबी की गलत दवा ने मौत के करीब लाना शुरू कर दिया था। जाने किस जिद के तहत मैं उन्हें साथ दिल्ली ला पाई। रवाना होने के क्रम में दिखा ऊपर से कठोर बना यह इंसान भीतर से कितना कमजोर है। यह भी देखा कि बाहर उनकी बोली का मान कितना है। किसी परिचित को फोन करके सिर्फ इतना ही तो कहा था कि वाइफ को इलाज के लिए दिल्ली ले जाना है, अमुक समय ट्रेन है, और वह शहर का नामी शख्स ड्राइवर को ना भेजकर स्वयं गाड़ी लेकर हाजिर हो गया और स्टेशन पहुंचाकर लौटा। लौटने के समय भी उनकी जुबान से दुआएं बरस रही थी और वे खुद को धन्य मान रहे थे कि गुप्ता अंकल ने उन्हें अपना समझा और पहली बार इस छोटी सी सेवा का मौका दिया। मैं उनके पास खड़ी प्रत्यक्षदर्शी बनी सोचती ही रही।
सोचती ही रही, नाप ना पाई उनका आकार। कहाँ इतनी क्षमता हम में कि नाप पाते उस गगनचुंबी पीपल पेड़ का आकार, जो परिवार को, समाज को सिर्फ ऑक्सीजन ही बांटता रहा, गुपचुप। अपेक्षा इतनी ही कि परिवार उनकी झल्लाहट के पीछे के इंसान को देख सुन पहचान पाए। पहली बार दिखे वे कांपते पल, पिता के जोर से धड़कते सीने में। 2 वर्ष बाद घर से बाहर निकले थे, नाउम्मीदी के बीच जीवन की कांपती लौ लिए, घबराहट बेचैनी से सरोबार थे। एक आशंका उनके मौन को दबोचे थी कि वापस अपनी धरती पर लौटेंगे कि नहीं। माँ के लिए व्हील चेयर मंगा लिया, बाबा से भी कहा कि आपके लिए भी मंगा देती हूँ, लेकिन उन्होंने मना करते हुए कहा कि नहीं, मैं चल लूंगा। मैं उनकी हमकदम बनी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगी। उनका चेहरा अपरिचित व्यथा और थकान से लाल हुआ जा रहा था। पहली बार एहसास हुआ, चेतना की सजगता कमजोर शरीर की कोशिकाओं को एक सीमा तक ही प्रभावित करते हैं। जरूरत से अधिक काम किए जाने के बाद शरीर के अंग प्रत्यंग विरोध पर उतर ही आते हैं। ट्रेन विलंब से आई, अफरा तफरी मची। AC 1 में उन दोनों की केबिन अलग, मेरी अलग। सामान रखे जाने के बाद इतनी जगह न थी कि साथ आए भैया दीदी सब केबिन में रुक पाते। प्लेटफॉर्म पर दीदी धार धार रो रही थी, भीतर केबिन में माँ बाबा। कैसे व्यक्त करूं वह कश्मकश, अपनी वह बेचैनी, वह अनजाना भय कि माँ तो अस्वस्थ है ही। बाबा का भी मनोबल गिर रहा, कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए। ईश्वर का ही सहारा था। ट्रेन ने सीटी बजाई और बाहर भीतर कुछ हिला। उनका रोदन बढ़ गया और मेरी उलझन। अपने लोग पीछे छूटते चले गए। माँ कुछ देर में संभल गई। बाबा ने खुद को संयत करने की कोशिश की और धीमे स्वर में मिन्नत की, इतनी जगह है, इसी कूपे में रह जाओ। हम वैसे भी ऊपर बर्थ पर तो जा नहीं सकेंगे, छोड़ दो अपनी सीट। मैं भी उन्हें छोड़ने को कहाँ तैयार थी। ढलती शाम के साथ ज्यों-ज्यों गाड़ी रफ्तार पकड़ती गई, जाने क्या हुआ, कोई भय या भयवश उभरी पुरानी प्रोस्टेट की बीमारी हर आधे घंटे पर, फिर 10 मिनट, फिर तो जाते जाते रास्ते में ही पेशाब की धार उनकी बह निकलती। केयर टेकर ने आश्वस्त किया कि अधिक दिक्कत हो तो डॉक्टर के लिए उद्घोषणा की जाएगी। 4-5 बजे सुबह तक यही क्रम चलता रहा। उनके कपड़े बदले और माँ के पास उन्हें लिटा दिया, फिर ऊपर की बर्थ पर जा पाई, मगर ध्यान तो उन पर ही लगा रहा। झांक कर देखा, वे सो रहे थे। अब उनके चेहरे पर भय या उद्विग्नता नहीं, आश्वस्ति थी। 4 पीढ़ियों से भरा पूरा यह पीपल वृक्ष कितना शांत, कितना स्थिर। कुछ क्षण निहारती रही थी। सुबह थोड़ी देर से जगाया उन्हें तो महसूस कर अच्छा लगा, वे सामान्य हो चुके थे।
दिल्ली स्टेशन पर हमारे साहित्यायन ट्रस्ट के साथी न्यासी और शुभचिंतक ब्रजेंद्र त्रिपाठी आ चुके थे। घर पर नातिन श्रुति, नाती अवी ने और मेरा कान्हा बेटा अर्श ने जिस तरह स्वागत की व्यवस्था कर रखी थी कि थकान से विभोर वे भाव विभोर हो गए। दरअसल उन्हें इस कालक्रम में जितना समझ पाई थी, यही महसूस किया कि उन्हें शरीर के साथ मन के इलाज की जरूरत है। इसमें बच्चों ने मेरा पूरा साथ दिया। मेरे मकान मालिक कोलेदा और निवेदिता बोदी ने भी उन्हें वही सेवा सहयोग, मान सम्मान दिया जो माता पिता को मिलता। मित्र विवेक मिश्र, चिकित्सक दंत विभाग, एवं उनकी पत्नी विपुला, फिजियोथेरेपिस्ट के सहयोग से ही माँ बाबा को लेकर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक की भागदौड़ संभव हुई। आसानी से इलाज संभव हुआ। डॉक्टर डेजी पाहुजा ने विवेक की वजह से ही माँ बाबा को बहुत आत्मीयता के साथ इलाज किया। उनकी वजह से डॉक्टर विजय जैन ने निजी अस्पतालों के चक्कर तो अलग से काटे गए। इमरजेंसी में वहाँ कोलेदा और बोदी साथ रहे। त्रिपाठी जी ने भी आरंभिक दिनों में साथ दिया और ये सब मेरे बाबा के दिल में जगह पा गए। बाबा बहुत कम खुलते। महानगरीय को सभ्यता का अनजाना भय देखा था उनके भीतर, मगर ज्यों-ज्यों वे यहाँ की हवा में घुलते मिलते गए, सहज होते गए। माँ की जान बच गई। मगर बाबा जितनी शारीरिक समस्याओं का पिटारा बन चुके थे कि उनका निराकरण हमारा मिशन बन गया। एक एक रिपोर्ट मुझे दहलाती, सोचने पर विवश करती कि कैसे इतनी शारीरिक अव्यवस्थाओं के बावजूद वे चलते फिरते या रसोई में काम करते रहे। ऐसे में उनकी चिड़चिड़ाहट कहाँ गलत थी। बहरहाल दिल्ली अब बेगानी ना रही। अधिकांश समय तो डॉक्टर के पास कटा। बावजूद इसके खुशनुमा पलों का प्रिज्म आज भी सुकून देता है। इन रंगमय पलों को सजाया था बाबा की तीसरी चौथी पीढ़ी ने साथ मिलकर। योजना मेरी होती, क्रियान्वयन सबके द्वारा। त्रिपाठी जी, अर्श, कोलेदा का परिवार तो हमारे परिवार का हिस्सा थे ही। बोदी ने बेटी का तो अर्श ने नाती का फर्ज निभाया। याद आता है खूबसूरत संयोग जब उनके आगमन के दूसरे दिन मदर्स डे था। पहली बार माँ बाबा की पारंपरिक तरीके से पूजा की। वे फिर हैरान और भाव विभोर। और शाम तो बच्चों ने यादगार बना डाली। बाबा जितना नकारात्मक सोचते, हम ठीक विपरीत करते और वे हैरान होते। श्रुति, अर्श और अवी ने तो उनसे पूछ कर उनकी पसंद की लगभग सारी फिल्में दिखा डाली। वे अर्श को गुस्सा भी दिखाते, मगर उसे बहुत बहुत प्यार करने लगे। उनकी नाराजगी का बड़ा कारण होता सिगरेट। डॉक्टर ने सख्त मना किया था, इसलिए डॉक्टर को ही गलत बताने लगते। धीरे धीरे समझौता कर लिया था उन्होंने। अब जब डॉक्टर या अन्य जगह से लौटते तो धीरे धीरे चलते हुए खुद ही सिगरेट खरीदने चले जाते। हर रोज कहते 2 से ज्यादा नहीं पीऊंगा, और हर सिगरेट उनका दूसरा सिगरेट होता। मेरी बालकनी उनके और उनके सिगरेट के धुएं से बने छल्लों को कैसे भूलेगी भला। 20 मई 2018 एक यादगार दिन।
इस दिन हमने उनके परिवार की, उनके विवाह की 61वीं वर्षगांठ पर सरप्राइज पार्टी की योजना बनाई। नोएडा में रहते अपने परिवार यानी माँ बाबा की नातिन पोती को सूचना दी। हालांकि उस दिन पहली बार उनकी तबीयत जरा बिगड़ी थी और मेरा मन भयभीत हुआ था। वह शाम माँ बाबा को भीतर तक भिगो गई, भर गई। माँ बाबा अपनी 4 पीढ़ी को अपने बीच नाचते गाते देख रहे थे। नातिन और पोती की नन्ही कलियां थिरक रही थी। एक पोता भी मौजूद था, रंग रस से सरोबार पर। बाबा थकने लगे तो अपने कमरे में आ गए और खाना खाकर लेट गए। माँ बच्चों के बीच भूल चुकी थी कष्ट। 10 दिनों के बाद माँ की स्थिति में सुधार आने लगा था, मगर बाबा का शरीर मानो यहाँ स्थिरता पाते ही हिसाब मांगने लगा था उनसे कि क्यों जरूरत से अधिक काम लिया अंगों से, क्यों नहीं विश्राम दिया तन मन को। और उनका यह हाल मुझसे छिपा न रह सका था। 21 मई को मेरे नाटक योद्धा सन्यासी विवेकानंद का मंचन श्री राम सेंटर दिल्ली में होना था। आयोजन और निर्देशन युवा निर्देशक वीरभूषण जी का था। मुझसे नाटक लिखवाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। वीरभूषण बाबा के करीबी सहकर्मी बाबू शिवजी राय के सुपुत्र हैं। इस नाते बाबा से मिलने, आमंत्रित करने और बाबा से जुड़ी यादें साझा करने के क्रम में यह एहसास भी दे गए कि यहाँ कदम कदम पर अपने ही लोग हैं। 21 मई को प्रेक्षागृह में उन्होंने उद्घाटन में भागीदारी निभाई। अस्वस्थ हैं और नाटक लंबा, वे कैसे बैठेंगे, कैसे बैठ पाएंगे, मुझे यह चिंता सताती रही। मगर वे तो खोए हुए थे। वे खोए हुए थे रंगमंच के दृश्यों में और उससे पार भी। शायद 40-45 वर्ष पूर्व लौट चले थे और खुद को महसूस कर रहे थे। उनके भीतर का अभिनेता मुस्कुराने लगा था। प्रेक्षागृह में खिलाना खाना मना है, मगर हम चोरी से उन्हें बिस्कुट आदि खिला रहे थे ताकि उस कालखंड में हाइपोग्लाइसीमिया का आक्रमण ना हो। नाटक समाप्त हुआ। फिर मिलने जुलने के क्रम में समय और खिसक गया। मैं परेशान, मगर बाबा अपने थरथराते शरीर को तोलते हुए छड़ी के सहारे खड़े होकर पहली बार उन्होंने कहा, या कहूँ कि पहली बार मेरे सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि तुम्हारा ऐसा कार्यक्रम फिर कब होगा। मैं चकित, मेरे हर्ष का पारावार न था। मन में संकल्प बुना कि जल्द ही फिर ऐसा कुछ करूं जिनसे उन्हें खुशी मिले। बाबा ना सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस, मधुमेह और उसी बीच हाइपोग्लाइसीमिया और प्रोस्टेट के मरीज थे, बल्कि मोतियाबिंद और कान पूरी तरह बंद होते जाने के कारण दृष्टिहीनता और बहरेपन की ओर भी बढ़ते जा रहे थे। और यही बात वे परिवार को समझा नहीं पाए थे। मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया था, तो हैरानी स्वाभाविक थी और चिंता भी। मगर मुझे उन्होंने भी इतना वक्त नहीं दिया कि उनका पूरा इलाज संभव हो पाता। माँ का स्वास्थ्य अच्छा हो गया। वह यहीं कुछ और महीने रहने को मान भी गई, मगर बाबा नहीं माने। कारण मेरी स्थायी नौकरी का ना होना और पारिवारिक दायित्व मुझ पर था। उससे वे वाकिफ थे।
मेरे सामने अपनी पेंशन का बहाना करते कि बिना लिखा पढ़ी के आए हैं इसलिए जाना होगा, या फिर कहते वहाँ लोग काम के लिए आते हैं, सलाह के लिए आते हैं, तो लगता है कि हम जिंदा हैं, यहाँ हम क्या करेंगे। मगर अकेले में माँ पर नाराज होते कि बेटी की फिक्र नहीं तुमको, 3 महीने से हमारे पीछे बेहाल है वह, उसका स्वास्थ्य गिर रहा, सारे काम बंद कर रखे हैं उसने, कुछ समझती नहीं हो। और भी बहुत कुछ। उन्हें मेरी चिंता थी और इस कारण चाहते हुए भी वे यहाँ रुक ना पाए। हाँ, एक बात जरूर हुई कि इस बीच वे खुलने लगे, पुरानी बातें, दिल के जख्म साझा करने लगे। मन हल्का होने लगा तो स्वाभाविक हंसी भी हंसने लगे। उनके भीतर का मासूम बच्चा जब तब प्रकट होने लगा था। मैं उन्हें बचपन से जुड़ी यादें याद दिलाती तो सिर हिलाते कि कुछ भी याद नहीं। कोई कोमल पद याद ना रहे तो फिर बचता क्या है, यह समझ आने लगा था। जब नातिन स्वीटी और पोती मून परिवार के साथ आते तो वे खिल उठते, उन्हें कुछ मजेदार प्रसंग सुनाते। कभी त्रिपाठी जी मिलने आते तो भी बहुत खुश होते। विवेक और विपुला जी के लिए तो ढेरों दुआएं बुनते और अर्श के लिए तो उनके भीतर वही प्यार था जो श्रुति और अभी के लिए। वह मनहूस पल जब रात को अनायास उनका शुगर लेवल बहुत अधिक गिर गया। डॉक्टर डेजी के सलाह पर हम आनन फानन उठे उन्हें उठाकर जबरन मिठाई खिलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए। कोलेदा बोदी सहायक रहे। बाबा समझ ही नहीं पाए कि उन्हें हुआ क्या। वे तो मस्ती में जिज्ञासु बालक की तरह दिल्ली की रोशनियां निहारते मुस्कुराते रहे। वहां डॉक्टर ने चेक किया, रसगुल्ला अपना काम कर चुका था, शुगर लेवल ठीक था। निजी अस्पताल के लिए मरीज मुर्गे से अधिक कुछ नहीं, यह उन 5 दिनों में समझ आया जब उन लोगों ने जबरन उन्हें 5 दिनों तक रोके रखा। बेवजह वे सारे टेस्ट किए जो जरूरी नहीं थे और लंबा बिल थमा दिया। बाबा वहां का नाश्ता खाना देखकर धीरे से कहते, इनसे अच्छी डॉक्टर तो तुम हो, इससे अच्छी न्यूट्रिशन एडवाइजर तो तुम हो, समय पर संतुलित खाना तो देती हो, ये तो भूखे मार देंगे। बाबा वहां घुट रहे थे और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। रात को परिवार के दोनों दामाद बारी बारी से सोते, मगर बाबा को झिझक होती तो सबसे अधिक ड्यूटी अर्श की लगी। बाबा उसके साथ सहज होते। उन दिनों उस हालत में भी उन्हें माँ की चिंता में रोते देखा। वे चाहते थे माँ उनके सामने रहे, मगर व्यावहारिक रूप में यह संभव ना था। हम तो भूखे भी रह लेते, मगर माँ तो अभी स्वस्थ हो ही रही थी। दूसरे वह स्वयं बिना सहारे के चल नहीं सकती थी और छड़ी पकड़ने को तैयार न होती। वैसी हालत में 38 सीढ़ियां उतारना चढ़ाना आसान ना था। यह समस्या वे समझते नहीं और मैं कोपभाजन बनती। वह क्षण भी विशिष्ट था जब माँ को बाबा से मिलाने ले गई। बाबा की पुलक देखते बनती। वे खुद बेड पर किनारे बैठ गए और माँ को लेटने के लिए जगह बना दी। फल आदि भी वे माँ को खिलाना चाहते। मैं हैरान परेशान कि अस्पताल वाले उनके इस व्यवहार पर हंगामा न कर दें। इसके बाद बाबा की नाराजगी सह लेती, मगर माँ को लेकर नहीं गई। हाँ, उनके आंसू भारी थे मुझ पर।
मैं किससे कहती, क्या कहती। इस बीच भैया भाभी का शादी में अपने शहर जाने की बात सुनकर मेरे और माँ के मना करने के बावजूद वे वापसी का निर्णय ले चुके और उनके निर्णय को टाल पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। उनकी आँख और कान का इलाज अधूरा था। मैं उन्हें स्वस्थ करके वापस भेजना चाहती थी, मगर हो ना सका। 3 जुलाई को अस्पताल से मुक्ति मिली। 4 जुलाई को अपनी पुस्तक के लोकार्पण का कार्यक्रम रखवाया। इस तरह के साहित्यिक आयोजनों में बाबा की यह अंतिम भागीदारी रही। एक बार फिर उनकी भावुकता चरम पर थी। सुप्रसिद्ध कवयित्री अनामिका दी, हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा, वरिष्ठ साहित्यकार और मेरे लिए पिता सदृश मधुकर गंगाधर, प्रोफेसर देवेंद्र शुक्ल और माँ बाबा एक साथ एक मंच पर, और सब पर भारी थे बाबा के वाक्य। जब उन्होंने कहा, इसे जन्म देने के सिवा मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, और रो पड़े। सभागार में खामोशी छा गई। मैंने बमुश्किल खुद को और उन्हें संभाला। पहली पुस्तक के लोकार्पण का दृश्य सामने उभर आया। 2009 में भी इसी तरह मेरी पुस्तक लोकार्पण के समय वे रो पड़े थे। 2 दिन बाद वे लौट चले। मैं उनके अधूरे इलाज से निराश, उनके भविष्य को लेकर हताश होती रही। वे मुझे समझाते रहे, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही रहेंगे, वैसे ही समय से खाएंगे पिएंगे, लेकिन नहीं रह सके वैसे। नहीं कह सके परिवार में किसी से कि दोनों वेला आकर शुगर चेक कर दो, इंसुलिन लगा दो, हड्डी वाली बची सुई लगा दो। भूल जाते थे निडल बदलना, हाथ कांपता था, आंखों से ठीक से दिखाई ना देता, मोतियाबिंद पक चुका था। चेक करने के क्रम में कई बार शुगर लेवल चेक करने वाली कई पत्तियां बर्बाद हो जाती। वे खिसिया कर झुंझला कर रह जाते। वे चाहते थे कि कोई आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। ना उन्होंने किसी को जिम्मेदारी दी, ना कोई समझ पाया कि उन्हें बच्चों के देख रेख की जरूरत है। सबके घर अलग अलग, जरा हटकर, सबकी अपनी नौकरी, अपनी व्यस्तताएं। और एक दुखद पल उनकी बची खुची हंसी, उम्मीद सब छीन कर ले गया। 2 दिसंबर 1918 की सुबह इंसुलिन लेते वक्त कुर्सी से गिरे तो कई कारणों से फिर उठ ना पाए। फिर मरते रहे, हर रोज फोन पर साझा करते रहे। जब तक उनका केयर टेकर भरत रहा तब तक। फिर तो जो बीमारी नहीं भी थी, वहाँ के डॉक्टरों ने उसकी भी उद्घोषणा कर दी। वे चैतन्य थे, बार बार पूछते रहते, क्या तुम्हें नहीं लगता कि डॉक्टर गलत कह रहा? मैं फोन पर हौसला बढ़ाती, मगर दूर से कुछ कर पाना संभव ना था। पारिवारिक उलझने थी। केयर टेकर गया तो बार बार उनको उठाना बिठाना बंद हो गया। पेशाब के लिए नली लगा दी गई, जबकि सारे अंग सही काम कर रहे थे। उनकी चीत्कार अब भी माँ के कानों में गूंजती है। धीरे धीरे भोजन कम, दवा अधिक होती गई। लेटे लेटे पानी जी भर कर पीना मुहाल हुआ। साइड इफेक्ट होना था, हुआ। एक आंख और एक कान, गाल
दबे होने के कारण उनकी बोली तुतलाने लगी। सुनाई देना पहले ही कम हो चुका था और कम हो गया। दबी आंखों से पानी रिसता रहा। शुरू में मिलती सहानुभूति बोझ भरी सेवा में बदलती गई। कारण केयर टेकर के जाने के बाद माँ और छोटे भैया के सिवा कोई न संभाल करने वाला होगा। भैया को अपने काम पर भी जाना होता। वे चिड़चिड़े हो गए थे। माँ डरी सहमी उन्हें पुचकारने में लगी रहती। सही समय पर मेरी बात पर किसी ने कान ना दिया। बाबा के जीवन के वे अंतिम 13 दिन जिसने जीवन का समूचा तत्व दर्शन समझा दिया। कैसे भूलूं वह क्षण जब मैं पहुंची तो बाबा का शरीर पोंछते भैया ने मुझे झिड़का और बाबा की मुस्कान ठहर सी गई। मैं समझ नहीं पाई उनके दुर्व्यवहार का कारण और अफसोस कि यह पिता के जाने तक बना रहा। वे भूल गए कि उनके कठोर शब्द मुझे ही नहीं बाबा को भी बेंधते हैं और उनकी उदास आंखों के कोर में ठहर जाती हैं कुछ बूंदें जो वे देख नहीं पाते थे। उस दिन भी जब उनकी सफाई के बाद उन्हें व्हील चेयर पर सड़क किनारे बरामदे पर छोड़कर भैया कमरे में गए, बाबा ने इशारे से बुलाया और अपने बिल्कुल अपंग हुए हाथ को यथासंभव उठाकर मेरा चेहरा और सिर सहलाया। फिर टूटे शब्दों में बच्चों का हाल पूछा। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। बाबा की पसंद का सादा खाना बनाना, उन्हें खिलाना, उनके साथ हंसना बोलना, उनकी अस्फुट वाणी को सुनना और उसे नोट करना। बाबा चाहते थे मैं उनके जीवन पर बेबाकी से किताब लिखूं। यह संस्मरण उसी का सार है। कोई मिलने आता तो वे सिर्फ तकिया में धसाए पड़े रहते। लोग माँ से बात करके लौट जाते। बात करते हुए वे लोग यह भूल जाते कि बाबा की चेतना दुरुस्त है। उनकी बातें बाबा को बेंधती भी हैं। जब कोई ना होता तो बाबा मुझसे बतियाते रहते और माँ चकित होती रहती। यह संवाद शब्द का मोहताज ना होता। संकेत और स्पर्श की भाषा और उससे भी अधिक मौन की भाषा जानी समझी मैंने। उन्हें अपनी विदाई का आभास था। दिल्ली से लौटने के बाद पलों को जीने और पल में जीने की कला याद रखी थी उन्होंने। तभी तो 20 मई 2019 की सुबह वे सुबह से हर्षित थे। मुस्कुराकर पूछा था, मेरा मैरिज डे मनाएगी ना? केक लाएगी ना? यह तो अंतिम ही है ना? मैं हाँ हाँ करती गई। उस दिन में उनके लिए मेरा मंदिर जाना सुनकर खुश हुए थे। वे अनुमति दी थी, जाओ जाओ जल्दी लौट आना। मैं माँ को बाबा की पसंद का नया कुर्ता देकर गई, मगर छोटे भैया को यह मेरा पागलपन नजर आया। जब लौटकर आई तो देखा कुर्ता दूसरे बिस्तर पर फेंका हुआ था। बाबा उदास थे। मुझे देखकर मुस्कुराए। उन्हें समझाया तो आश्वस्त हुए। बाबा चाहते थे शहर में मौजूद पूरा परिवार एक बार फिर उनकी आंखों के सामने हो। मेरे कहे को बाकी लोग समझ नहीं पाए। सबने हल्के में लिया। माँ तो कभी किसी को समझा ही नहीं सकी। उनका सबसे प्यारा पोता अंशु ने बात मानी और शाम को आ गया। माँ अपनी रौ में तैयार होती रही, बुदबुदाती रही। इधर बाबा को बमुश्किल उठाकर उनके आधे शरीर में कुर्ता पहनाकर हम जल्दी केक कटवाना चाह रहे थे। खैर किसी तरह केक कटा। उन्होंने जरा सा टुकड़ा मुंह में दिया। मुरझाया चेहरा सुकून भरा नजर आया। अपने जमाने के बेहद खूबसूरत बाबा
अपने अपंग हुए शरीर को निहारते और दुखी हो जाते। उन्होंने उस दिन भी मुझसे मांगा, देना। वे अक्सर मुझसे यह शब्द कहा करते और मैं बार बार पूछा करती थी कि क्या दूं। उस दिन भी मैंने पूछा क्या, तो इशारे से उन्होंने रुपये मांगे। हड़बड़ी में पर्स खोला, जो आए हाथ में मैंने उन्हें दे दिए। ये रुपये उन्होंने अंशु को देते हुए कहा, रख लो, अब तो नए न रहेंगे अगले साल। किशोर अंशु हैरान था। मैंने इशारा किया तो उसने रख लिया। मैंने उसकी बहन आर्ची से भी कहा था कि दादा की इच्छा का मान रखने आ जाना। वह नहीं आई। उसके लिए भी पैसे लेकर बाबा 3 दिन तक तकिए के नीचे रखे रहे। बाद में निराश होकर लौटा दिया। उस शाम केक काटने के बाद बाबा चित सोए और गहरी मीठी नींद में सोए। भैया सब आए गए, मगर वे निश्चिंत सोए रहे। किसी इच्छा पूर्ति का ऐसा प्रभाव पहली बार महसूस कर रही थी। दूसरे दिन भी खुश खुश रहे। बीच बीच में मुझे कुछ कहते। सारे शब्द समझ नहीं आते, लेकिन जो भी समझ आते मैं नोट करती जाती। उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगी। वह फिर कभी। फिर आई एक बुरी शाम, जब छोटे भैया किसी बात से परेशान रहे होंगे और उनका गुस्सा मुझ पर उतर गया। वे मुझसे बेबात उलझ गए और ना मैं स्थिर रह सकी ना बाबा। फिर वह स्वाभाविक हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी। अब उन्होंने कहना शुरू किया, तुम भी जाओ, हम भी जाते हैं, अब ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। मैं कहती, मगर मेरी टिकट तो 1 जून को है, तुमको रुकना ही होगा तब तक, तुम वादा किए हो। पहले हमको वादा करोगे ना? अब और नहीं, बहुत हो गया। मैं उनके सामने मुस्कुराने की, ठिठोली करने की नाकामयाब कोशिश करती। नाकामयाब इसलिए कि वे उसके पीछे छिपे मेरी उदासी को पढ़ लेते थे। उनकी आंखों से चमक गायब हो चुकी थी, जो उन दिनों बड़ी मुश्किल से कायम हुई थी। एक शाम तेज बारिश के साथ ओले गिरे। इतने ओले मैंने अब तक नहीं देखे थे, और इतने बड़े बड़े ओले। आंगन बिछ गए बड़े बड़े चमकीले पत्थरनुमा ओले। बाबा को यह नज़ारा दिखाने के लिए एक प्लेट में जब ओले सजाकर उनके पास ले गई तो वे मुस्कुराए। कितनी अबोध निश्चल मुस्कान, दर्द से परे। बाबा प्लेट देख रहे थे, मैं उन्हें। 25 मई की रात, चांदनी रात थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। उन्होंने आंगन में बैठने की इच्छा जाहिर की, मगर मुझसे ले जाना संभव हो न सका। भैया से माँ ने कहा नहीं, कहती भी क्या। जानती थी ऐसी संवेदनशील बातें उन्हें हजम नहीं होती। उन्होंने पान खाने की भी इच्छा जाहिर की। मैं चाहती थी मैं इसी समय जाकर ले आऊं, मगर माँ ने कहा, इतनी रात को कहाँ नीचे उतरोगी, कल हम मंगाकर खिला देंगे। मैं आश्वस्त हुई। दूसरे दिन सुबह बाबा से विदाई लेकर भागलपुर निकल गई, और माँ पान मंगाना भूल गई। उस एक दिन में क्या हुआ ऐसा कि बाबा फिर से खामोश हो गए। उनकी 2 इच्छाएं अधूरी रह गईं। माँ भूल गई पान खिलाना, और चांदनी रात में बैठने की इच्छा।
27 और 28 मई बाबा अधिकांश समय खामोश और आंख मूंदे ही रहे। स्वयं को परमात्मा में विलीन करने की साधना उनकी कई दिनों से चल रही थी। मैंने महसूस किया था, शाम को अक्सर शून्य में ताकते हुए वे खो जाते थे। पुराने दिवंगत मित्र से लेकर हनुमान और शिव तक से मौन संवाद चलता। अगर बीच में माँ या मैं टोक देते तो कभी मानो ध्यान टूटने से नाराज होते, कभी सहजता से बता देते। 28 मई की शाम को उन्होंने पास बुलाकर अस्फुट स्वर में 3 वाक्य कहे। दुर्भाग्य था मेरा कि मैं समझ नहीं पाई। मैं बाबा से कहती रही कि एक बार दोहरा दे, मगर उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। मैं उनका शांत होना गुन रही थी, समझ रही थी, आशंका से घिर रही थी, मगर माँ से कैसे कहती। हर रोज की तरह उस शाम भी कहा, जब तक बाबा हैं उनको समय दो, सारी चीजें रह जाएंगी। मगर माँ देखती सुनती हुई भी स्वीकार नहीं पाई थी शायद। रात भर मेरी बेचैनी बनी रही। वे आज रात भी शांत थे। हर रात की तरह कराहट की अनुगूंज कहीं नहीं थी। सुबह 4 बजे रोज की तरह डायपर चेक किया, पानी पिलाया, सत्तू पिलाया, वे फिर सो गए। चित करने पर उन्हें नींद आ जाती थी और सिर पर लगे तूफानी पंखे को बंद करने पर भी वे राहत पाते थे। 27 की रात को भैया माँ पर झल्लाए थे कि अपनी डॉक्टरी बंद करो, चित नहीं करना। वह अंतिम 2 दिन पिता ने मरण का वरण कर लिया, इसलिए शरीर और मन की पीड़ा से ऊपर उठने लगे थे। 29 के तड़के मैंने चित कर दिया तो वे फिर सो गए। सुबह दूध में सूजी का हलवा बड़े प्रेम से खाया, फिर संतोष भाव से बोले, हो गया। फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने टमाटर की चटनी खाने की इच्छा जाहिर की थी। इस सुबह बाबा की गर्दन बेसुध झूलती रही। व्हील चेयर पर उनकी हालत देख माँ भी आशंका से भर उठी। मैं पहली बार बाबा और माँ की पसंद का बहुत कुछ पका रही थी। बाबा को नाश्ता कराकर रसोई में थी। बाबा को भी अर्श का इंतजार था, मुझे भी। ट्रेन समय से बहुत पीछे चल रही थी। अमूमन भैया जब बाबा को तैयार कर रहे होते तो मैं नहीं जाती थी कमरे में, मगर उस सुबह मन बहुत व्यग्र था। बाबा ने टमाटर की मीठी चटनी की फरमाइश तो की थी, उसके पहले थोड़ा सूप पिलाने के लोभ से उस कमरे में गई। थोड़ा सा पिलाया भी, फिर रसोई आ गई। अनायास भैया का घबराया सा स्वर सुनाई दिया। बाबा उल्टी सांस ले रहे थे। मुझे कुछ ना सूझा, तुलसी ना सूझा, कुछ ना सूझा। मैंने जल्दी से कपूर गंगाजल 1 चम्मच लिया। बाबा ने पहले से दवा के साथ पिलाए पानी सहित ढेर सारा पानी उड़ेला। अंतिम हिचकी ली और शांत हो गए। मेरे हाथ उनकी देह पर थे। भैया सकते में आ गए। पूजा करती माँ आ खड़ी हुई, स्वर कांपे, फूटे। बाबा चले गए। पहली बार हम दोनों भाई बहन एक साथ चीखे थे, चुप रहो, बाबा को कुछ नहीं हुआ है। मैंने 2018 में ब्लड प्रेशर की मशीन साथ दी थी, जिसके तार को चूहे ने काट दिया। कंपाउंडर पल्स नाप ना सका। घंटे भर बाद मंझले भैया डॉक्टर बुला लाए। डॉक्टर ने देखा और चुपचाप बाहर निकल गए। भैया साथ साथ थे। मैं दौड़ी, पूछा,
जवाब मिला, धड़कन कहाँ बची है जो कुछ किया जाए। बदहवास से लौटी पिता के सीने पर मुक्के बरसाती, चीखती चिल्लाती रही। बाबा नहीं जगे और ना ही अर्श का और इंतजार कर पाए। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसका, लेकिन रुक नहीं पाए। अर्श से मिलने से पहले वे जा चुके थे। वे शिव हो चुके थे, देह शव। पिता के जीते जी एक बार फिर घर होने की साध रह गई। मगर उनका कहा सच हो गया। उन्होंने कहा था, मेरे जाने के बाद सब जुटेगा विदाई देने। वही हुआ। हम सातों भाई बहन वर्षों बाद एक साथ थे। मैं उनके बीच होकर भी नहीं थी। जिस घर में बचपन बीता वह पराया लगने लगा। अर्श ने नाना को कंधा दिया, उनकी विदाई की वीडियो बनाई जो अनमोल है मेरे लिए। उनके पैर के निशान लिए। विदाई से पहले पार्थिव शरीर के मुंह में पान खिलाया जाने लगा तो मुझे याद आया। माँ से पूछा, पान मंगाकर खिलाई थी? उत्तर ना में मिला तो इस विडंबना पर सिसक कर रह गई कि उनके जीते जी उनकी भावना को समझा न गया। अब एक परंपरा के तहत कठपुतली की तरह पूरा परिवार कर्मकांड कर रहा है। मेरे पिता आरंभ से कर्मकांड के विरोधी थे, साधना को बल देते थे, कर्म को धर्म मानते थे और दूसरों की मदद को पूजा। उस व्यक्तित्व को इतने कष्ट। 2 दिन बाद मेरी ट्रेन थी। अर्श ने संभाल लिया मुझे। मैं दिल्ली आ तो गई, मगर बाबा की स्मृति तो यहाँ के कण कण में व्याप्त थी। वही बिस्तर जहाँ वे सोते थे, वही बालकोनी जहाँ धुएं का छल्ला उड़ा करता था। बाबा चले गए, छोड़ गए कई अनुत्तरित प्रश्न। उन प्रश्नों ने घेरा, अवसादित किया, करते रहे लंबे समय तक। फिर नरेंद्र मोहन सर की प्रेरणा से दवा का काम किया। उनकी ही प्रेरणा से असीम पीड़ा ने सृजन के बीज बोए। बीज अंकुरित हुए, पौधे कविता कहानी के रूप में पुष्पित पल्लवित हुए। नरेंद्र मोहन सर इतने पर भी ठहरे नहीं, ना मुझे थमने दिया। उनकी उत्प्रेरणा, सलाह और सहयोग से पिता को समर्पित कविता संग्रह तैयार हुआ, जो मायने होने के नाम से प्रकाशित हुआ। पिता ने जाते जाते जीवन मरण के अभेद्य भेद दिए और मुझे भी समझाना चाहा था बहुत कुछ। आज वे नहीं हैं, मगर मेरे भीतर हर वक्त सांस ले रहे हैं। आत्म परीक्षण करती हूँ तो पाती हूँ निसर्ग से जुड़े वे गुण हैं मुझ में। जो मूल स्वभाव है मेरा, वह बाबा से ही मिले हैं मुझे। बढ़ती उम्र के साथ मैं स्वतः वैसी होती जा रही हूँ। बाबा अब कुछ कहते नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हैं, सिर्फ मुस्कुराते हैं।